पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की एक अहम खबर की, जो कि आ रही है राजस्थान से, जहां पर सीकर में दो समुदाय के बीच झड़प हुई है। मामला सीकर के खंडेला इलाके का है, जहां दो समुदाय के बीच हुई झड़प का खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ा। इस दौरान कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद बाजार बंद कर दिया गया है। झड़प की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल सब कुछ सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन नाराज लोगों ने खंडेला थाने का घेराव कर लोगों ने घेराव किया है। और सीकर के खंडेला की यह घटना है, जहां पर दो समुदाय आपस में भिड़ गए। ये लोग जिस वक्त यहां पर यह हंगामा चल रहा था, तोड़फोड़ हो रही थी, उस वक्त तमाम जो दुकानें थी वो खुली हुई थी और दुकानों में भी जमकर तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद नाराज दुकानदारों ने अब आखिरकार बाजार बंद कर दिया है। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता बीएल सरोज सीकर से जुड़ रहे हैं। बीएल सरोज, क्या कुछ फिलहाल हालात है वहां पर, किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है और क्या वजह रही इस झड़प की? हेलो जी वंदना जी बीएल सरोज, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है फिलहाल, हालात किस तरीके के बने हुए हैं और क्या वजह रही जो दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए? देखिए वंदना, मैं आपको बता दूं कि दो गुटों में झगड़ा हुआ, देर रात हुआ था। एक तो आपस में मारपीट को लेकर के झगड़ा पड़ा और विवाद इतना तुल ले लिया कि आज हालात जो है तनावपूर्ण बन गए। पूरे हालात कस्बे के बिगड़े हुए इस वक्त। और यदि अब की बात करें तो पूरा जिला प्रशासन वहां मौजूद है, पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया, लेकिन स्थिति जो है अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों पक्ष के लोग जो है वो मांग कर रहे हैं लगातार कि दोनों पक्षों के आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए और कहीं ना कहीं पूरे मामले को जो लेकर के अब जो है एक सांप्रदायिकता का रूप देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस जो है मौके पे मौजूद है और पूरे प्रयास किए जा रहे शांति बहाली के, किसी प्रकार से भी हालात जो है बेकाबू ना हो। जी वंदना। सरोज, खबर ये भी है कि ये लोग इतने नाराज हैं कि आखिरकार थाने का घेराव करने भी पहुंच गए। तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति है थाने की, क्या वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो इस पर? जी वंदना, मैं आपको बता दूं कि हालात जो है निसंदेह तनावपूर्ण बने हैं। प्रशासन के लिए जो है आज बिल्कुल टेढ़ी खीर बनी है हालातों को सामान्य करने के लिए। तो थाने में इस वक्त की अगर बात करते हैं तो लगभग 400 से 500 लोग वहाँ मौजूद है, थाने का घेराव किए हैं। लोगों की मांग जो है अभी भी निरंतर यही बनी हुई है कि आरोपी जो है उन्हें तत्काल पुलिस गिरफ्तार करे। लेकिन पुलिस का जैसे कि अपनी सीमाएं हैं, सबसे पहली जो व्यवस्था है कि शांति कायम की जाए, लोगों में जो आक्रोश बना हुआ है उसको शांत किया जाए, कोशिश की जा रही है। जिला कलेक्टर वहां मौजूद है, जिला एसपी वहां मौजूद है और प्रयास दोनों पक्षों को बैठा कर समझाइश किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये मामला सुलझ पाएगा। जी बिल्कुल सरोज, लेकिन क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर क्या बात हुई जिस पर दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए और दुकानों में तोड़फोड़ की गई? देखिए वंदना, बात देर रात की बताई जा रही है, जब लक्ष्मी पूजन को लेकर के लोग पूजा कर रहे थे, उसी समय बच्चों में कोई झगड़ा हुआ था। उसके बाद में झगड़ा इतना बढ़ गया कि बड़े उस झगड़े में कूद पड़े और उसके बाद में निरंतर जो है दोनों पक्षों की ओर से दो युवकों की पिटाई कर दी गई। हालांकि एक युवक को चोटें आई काफी ऐसी, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद में दूसरे पक्ष ने आकर देर रात उसके घर पे हमला कर दिया, वहां पे 2-3 लोगों को चोटें आई और हालात जो है बेकाबू होते गए। सुबह तक हालात ये होगी पूरे बाजार बंद करवा दिए गए। सीकर जिले के खंडेला की एक घटना है वंदना, आपको बता दूं। लेकिन अभी तक जो स्थिति है, बाजार नहीं खुले हैं, व्यापारियों ने पूरे बाजार बंद कर रखे हैं और आक्रोश जो है वो चो का चो बना हुआ है। जी वंदना। बिल्कुल बीएल सरोज बने रही हमारे साथ। तो राजस्थान के सीकर के खंडेला इलाके की ये घटना है, जहां पर दो अलग अलग पक्ष जो हैं वो आपस में भिड़ गए। मामूली जो बात है वो बच्चों की लड़ाई से शुरू हुई थी, लेकिन इस लड़ाई में बड़े भी इन्वॉल्व हुए और बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि झड़प का रूप अख्तियार कर लिया। और उसके बाद से जो स्थिति है फिलहाल काबू में जरूर है, पर सामान्य नहीं कहा जा सकता। लोग थाने का घेराव कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों को लेकर पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। बीएल सरोज हमारे संवाददाता इस पर हमें जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया बीएल सरोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
3 साल पहले जब नितिन गडकरी की बीजेपी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हुई थी, तब केंद्र की मुख्य विपक्षी पार्टी को ये उम्मीद रही होगी कि गडकरी उसे सारी मुसीबतों से भले निजात दिला ना पाए, लेकिन उसकी मारक क्षमता को जरूर इतना बढ़ा देंगे कि वो दिल्ली की सत्ता के दावेदार बन जाए। लेकिन पार्टी की ऐसी उम्मीदें भी अब धराशायी होती नजर आ रही है। देखा जाए तो केंद्र की मनमोहन सरकार अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उस पर आए दिन घपले और घोटालों के तमाम आरोप लग रहे हैं। महंगाई की वजह से आम जनता में उसकी नकारात्मक छवि बन रही है। इसके बावजूद सरकार पर हमलावर होने की बीजेपी की जो तमाम ताकत थी, वो अपने सेना नायक के बचाव में ही उसे झोंकनी पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं सियासत। और सियासत में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के विवाद की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गडकरी विवाद को बीजेपी जितना भी शांत करने की कोशिश करे, वो उतना ही उभरता जा रहा है। आए दिन इस धारावाहिक विवाद में नए नए संस्करण आ रहे हैं और इस बीच जी से गडकरी की नई मुश्किल साबित हो रहे हैं जी से ही गुरुमूर्ति। गडकरी को लेकर संघ और बीजेपी के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एमजी वैद के बयान से अभी बीजेपी किसी तरह संभली ही थी कि अब गुरुमूर्ति का एक नया बयान उनके लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। गडकरी की कंपनी के खातों की जांच करने वाले गुरुमूर्ति ने ये कहकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि उन्होंने गडकरी को किसी भी तरह की क्लीन चिट नहीं दी है। अपने ट्वीट में गुरुमूर्ति कहते हैं, मैंने बीजेपी अध्यक्ष को क्लीन चिट नहीं दी है। मैं गडकरी को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता, ऐसे में उन्हें क्लीन चिट देने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि पार्टी अध्यक्ष को व्यापार से दूर रहना चाहिए। ट्वीट पर विवाद बढ़ता देखकर गुरुमूर्ति ने फौरन अपने सारे ट्वीट हटा लिए, लेकिन तब तक मामले ने तूल पकड़ लिया था। गुरुमूर्ति का ये बयान बीजेपी की मुश्किलें किस हद तक बढ़ा सकता है, इसका अंदाजा उसे बखूबी था। शायद यही वजह रही कि पार्टी के तमाम आला नेता आनन फानन में गडकरी के समर्थन में आ खड़े हुए। Friends, Shri Gurumurthy is a well-known chartered accountant and is a financial analyst. He has examined in detail the entire investment pattern in the Purti group of companies, which is a cooperative venture for social purposes. And he has come to a clear conclusion that there is no wrong in the investment pattern in the Purti group of companies. Yesterday also, in his tweet, he has again reiterated the same, and the party accepts it. As far as our national president, Shri Nitin Gadkari ji, is concerned, he is indeed a social entrepreneur. गडकरी पर चले विवाद ने संघ और बीजेपी के रिश्तों में दरार पैदा कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पर सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण जुड़ रहे हैं। अरुण, जी फॉर गडकरी, जी फॉर गुरुमूर्ति, ये दो जी आखिरकार क्यों आपस में अब इतना ज्यादा टकरा रहे हैं? अरुण, आप तक पहुंच रही है हमारी आवाज? जी 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 अरुण, हम आपसे जानना चाहेंगे गडकरी और गुरुमूर्ति में किस तरीके की समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कभी तो कह रही है पार्टी कि जो भी गुरुमूर्ति कह रहे थे उसके मुताबिक वो क्लीन चिट ही था, और अब गुरुमूर्ति ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि मैं क्लीन चिट कभी दे ही नहीं सकता, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता था, किसी भी अध्यक्ष को व्यवसायी नहीं होना चाहिए। बड़े विरोधाभासी बयान लग रहे हैं। जी देखिए, आज से कुछ दिन पहले अगर बात करें, जब बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, जहां पर गुरुमूर्ति ने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, आज जहां पर आडवाणी मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने वहां पे साफ कहा था और क्लीन चिट दे दी थी गडकरी को। लेकिन अभी जैसा आपने कहा, उन्होंने ट्वीट किए हैं कुछ दिन पहले कि मैं गडकरी को जानता नहीं हूँ, ये कौन है। तो इस तरह की जो बयानबाजी, कहीं ना कहीं आरएसएस अपने आप को जो इस इशू से दूर करना चाहता है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर जो एलिगेशन लग गए हैं, इससे बीजेपी की छवि खराब हो रही है। और जब उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी तो उन्होंने साफ तौर पर हरी झंडी दिखा दी थी गडकरी को, लेकिन उन्होंने बाद में जब उनके ऊपर इस तरह की चीजें उठने लगी कि आरएसएस भी इसमें मिला हुआ है, तो उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं पलड़ा झाड़ने की कोशिश की। और आज इसी पर रविशंकर प्रसाद की अगर बात करें, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने ये चीज कही जब उनसे
पूछा गया कि गुरुमूर्ति ने पहले कुछ और स्टेटमेंट दी थी, अब वो कह रहे हैं कि मैं गडकरी को जानता नहीं हूं। तो रविशंकर प्रसाद भी उस पर कुछ कहने से मुकर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। तो इस तरह की चीजें अभी सामने आ रही है, खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा है। अगर देखें तो आरएसएस कहीं ना कहीं अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रहा है गडकरी से, कि गडकरी के साथ जो बीजेपी की छवि खराब हो रही है, कहीं ना कहीं आरएसएस की छवि भी खराब हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की छवि जिस तरीके से अब कुछ धूमिल होती हुई नजर आ रही है, हालांकि आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन महज आरोप लगना ही राजनीति में बहुत बड़ी बात हो जाती है कई बार, और बिल्कुल यही जो सिचुएशन है इस वक्त वो बीजेपी के साथ है। लेकिन ऐसा क्यों कि बीजेपी ने ये जांच का जो जिम्मा है, जो ये अंतरिम जांच करवाने की बात थी, वो आरएसएस के ही किसी सदस्य को दिया? ऐसा क्यों? ये जांच किसी और से कराई जा सकती थी, किसी और अकाउंटेंट को कॉन्टेक्ट किया जा सकता था, किसी ऑथोराइज संस्था से इसकी जांच कराई जा सकती थी, तो शायद ज्यादा मजबूत पक्ष भी हो जाता बीजेपी का अगर गडकरी उसमें क्लीन चिट उन्हें मिलती या स्पष्ट निर्दोष साबित हो जाते। सिर्फ आरएसएस के ही किसी शख्स को इसके लिए क्यों चुना? जी देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो जांच करने के लिए उन्होंने सीधे तौर पे सरकार को कहा है कि वो जांच कर सकती है, लेकिन जो जांच उन्होंने, ये उनकी अपनी जांच थी, अपने आप को वो करने के लिए, साफ करने के लिए कि जो हमारे इंटरनल, जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमारे लोग हैं, वो गडकरी जी को साफ कह रहे हैं। तो उसी के चलते उन्होंने ये जो जिम्मा है वो आरएसएस को सौंपा था, क्योंकि गडकरी कहीं ना कहीं जो है वो, मोहन भागवत ने भी ये चीज कही थी अपनी स्पीच में, गडकरी जो है कहीं ना कहीं वहीं से निकले हैं, तो वो अपने आप को एक साफ छवि करना चाहते थे यहाँ पे गडकरी की। अगर गडकरी आरएसएस से आए हैं, बीजेपी में है, तो बीजेपी ने ये इंटरनल एक इंक्वायरी की है, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि गडकरी का जो दामन है वो साफ है। लेकिन अगर इंक्वायरी की बात करें तो उन्होंने बड़े लेवल पे कहा है कि सरकार को उन्होंने खुली छूट दे रखी है, अगर सरकार चाहे तो इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी बिठा सकती है। जो गडकरी के ऊपर आरोप लगे हैं, जो उनकी कंपनी है पूर्ति, उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके एड्रेस जो जाली हैं, तो उस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो सरकार हमारी इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन जो यहाँ पर बात हो रही है गुरुस्वामी की, वो उनकी इंटरनल जो उन्होंने इंक्वायरी कराई थी उसके लिए उन्होंने क्लीन चिट दी है। बिल्कुल, उसके लिए क्लीन चिट दी है, लेकिन यही समझना अरुण मुश्किल हो रहा है कि बीजेपी पर आरोप लगे तो आरएसएस वालों से जांच करा लो, आरएसएस पर आरोप लगे तो बीजेपी वाले जांच कर लें। ये किस तरीके का कनेक्शन है? आप कुछ करेंगे, वो जांच करेंगे, अगर वो जांच करके ये कह दें कि आप निर्दोष हैं, इससे कोई स्पष्टीकरण मिलने नहीं वाला। तो ऐसा लग रहा है अब खुद ही अपने जाल में फंस रही है बीजेपी। जिस गुरुमूर्ति पर विश्वास किया, उन्होंने क्लीन चिट पहले दे दी और उसके बाद अब वो खुद उससे मुकर गए। बीजेपी जो सोच रही थी, जो एक्सपेक्ट कर रही होगी गुरुमूर्ति से, अब वही चाल जो है बीजेपी की उल्टी पड़ गई। जी, कहीं ना कहीं क्योंकि बीजेपी को भी ये चीज पता हो गई है कि कहीं ना कहीं वो फंस गए हैं। और अगर आज जो रविशंकर प्रसाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने जब उनसे ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने पूरी तरह से जो है चीजों को भटका दिया और उन्हें सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहीं ना कहीं जो मीडिया की अटेंशन है, ये दोनों ही जो पार्टियां, नेशनल पार्टियां हैं, एक दूसरे की तरफ लीपापोती में लगी हुई है। अगर आप कांग्रेस पे कुछ साबित करेंगे तो कुछ इस तरह के खुलासे कर देंगे जिससे मीडिया अटेंशन बीजेपी की तरफ हो जाएगा, और बीजेपी के ऊपर कुछ आरोप लगते हैं तो उसी तरह का आज रविशंकर प्रसाद ने भी कहा। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाने साधे कि कांग्रेस अगर चाहे तो हमारा पूरी तरह से गडकरी का जो इल्जाम लगे हैं उसकी जांच करें, लेकिन जो खुद उनके ऊपर आरोप है, चाहे वो कोयला घोटाले का हो, 2G घोटाले का हो, या आपका उनका हो रॉबर्ट वाड्रा का घोटाला, तो उनकी जांच करें। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया की अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक इश्यू पर कोई ढंग से कार्रवाई ना हो पाए। बिल्कुल सही कहा आपने अरुण। ऐसा लग रहा है कि मीडिया अटेंशन डाइवर्ट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, और इसका मकसद ये है कि जब भी कोई हम पर दाग लगाए, हम पर कोई आरोप लगाए, तो बेहतर है हम उससे बड़ा कोई आरोप ढूंढकर उस पर लगा दें। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे में फंसे रहेंगे। शायद ही लोगों को समझ आए कि कौन पाक साफ है, कौन निर्दोष है या किसका दोष है। इस तरीके की शायद सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अरुण, हमारे संवाददाता लगातार इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, लेकिन गुरुमूर्ति का जो चैप्टर अब नया शुरू हो गया, पहले वो क्लीन चिट देते हैं, बीजेपी इसका डिक्लेरेशन करती है, आज वो पलट जाते हैं, आज वो कहते हैं मैं पर्सनली नहीं जानता था। इसलिए क्या किसी को पर्सनल जानने से आप उसकी क्लीन चिट जो है, ये और ज्यादा जो दावेदारी है उसके निर्देश होने की, ये और ज्यादा पुख्ता हो जाती है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पर्सनली नहीं जानते थे और तब आपने क्लीन चिट दे दी। ये ज्यादा बेहतर होता अगर गुरुमूर्ति ऐसा कहते। जी देखिए, उस समय स्थिति कुछ और थी, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा। क्योंकि जब कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी तो उसमें ना तो आडवाणी जी थे, क्योंकि उससे पहले गडकरी आडवाणी से मिल चुके थे, तो कहीं ना कहीं उनके बीच थोड़ा सा तनाव हो गया था। और जो रात के समय जो मीटिंग हुई थी उसमें आडवाणी नहीं थे, और उसमें जो है गुरुमूर्ति ने प्रेजेंटेशन दी थी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे पास सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसके आधार पर गडकरी के जो इल्जाम लगे हैं वो झुटलाए जा सकते हैं। तो उसके चलते उन्होंने जितने भी पार्टी वर्कर हैं, जितने भी उनके सांसद, सभी वहां पर बुलाए
थे और उनके सामने एक प्रेजेंटेशन दी कि गडकरी के का जो मामला है उसमें गडकरी बिल्कुल साफ है। और उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट कही है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है गुरुमूर्ति ने यहाँ पर उस दिन जब उन्होंने उन्हें साफ कहा। क्योंकि अगर बात करें राम जेठमलानी की तो राम जेठमलानी और गुरुमूर्ति की भी आपस में हो गई थी, क्योंकि राम जेठमलानी ने गुरुमूर्ति को कहा था कि अगर आपके पास इस तरह के सबूत हैं जो गडकरी को साफ साबित करते हैं तो वो मुझे दिखाएं, मैं उसके आधार पर ये करूंगा। बिल्कुल और गुरुमूर्ति ने उस टाइम कई दावे किए थे, लेकिन जैसा आपने कहा कि अब जो बयान से वो पलट गए हैं, अब जो अपना कमेंट वो ट्वीट किया उन्होंने, हालांकि वो ट्वीट उन्होंने तुरंत रिमूव भी कर लिया अपने पोस्ट से, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। फिलहाल ऋचा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। ऋचा, क्या हो गया गुरुमूर्ति को? पहले कुछ कहते हैं, फिर कुछ कहते हैं, अब ये कहते हैं कि मैंने क्लीन चिट दी, ये कैसे हो सकता है? मैं तो पर्सनली जानता नहीं। ये पर्सनली जानना ना जानना क्या होता है? क्या वो गडकरी के बारे में जानते कि उन्हें क्लीन चिट देते या ना देते? देखिए वंदना, जब अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी पर आरोप लगाया था उसके बाद सुषमा स्वराज और अरुण जेटली मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने साफ तौर पर इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। उन्होंने यही कहा था कि नितिन गडकरी की जो छवि है वो काफी साफ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुरुमूर्ति ने समय समय पर ट्वीट किया। एक तरफ वो कहते हैं कि नितिन गडकरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जिसके लिए है वो कोई बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो तुरंत अपने बयान से मुकर जाते हैं और वो कहते हैं कि वो पर्सनली उन्हें नहीं जानते। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से फिर उसके बाद राम जेठमलानी का बयान आया और महेश जेठमलानी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया, तो अगर हम इस सारे प्रकरण को देखें तो हम साफ तौर पर यही देख सकते हैं कि बीजेपी के अंदर काफी फूट है और जिस तरीके से वो समय समय पर अपने छवि को साफ करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है उस तरीके से बीजेपी के अंदर ही सदस्यों में काफी बड़ी फूट देखी जा रही है। बिल्कुल। और ऋचा, कई बार हमने सुना है, बड़े बुजुर्ग इस तरीके की कहानियां सुनाते हैं कि बहुत से विद्वान अगर एक साथ मिल जाए तो कई बार वो भी फैसला लेने में चूक कर ही देते हैं, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ ये हो रहा है। जब आपको चाहिए था कि आप इलेक्शंस को नजर में रख के या जनता के सामने अपनी इन बातों को स्पष्ट करते, कांग्रेस की गलतियों का फायदा आपको मिल सकता था, कई चीजें हैं, ऐसे में लग रहा है कि दूसरे के घर में सेंध लगाने की बजाय आप तो अब अपना घर बचाने के लाले पड़ गए आपके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी को मौका दिया था, लेकिन बीजेपी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बीजेपी को चाहिए था कि वो 2014 में होने वाले चुनावों के मद्देनजर अपनी इमेज को और ज्यादा साफ रखे और उनका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो चुनाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव को दरकिनार रखकर अब उसी के बीच फूट देखी जा रही है, तो इसका सीधा असर दूसरी पार्टियों को मिल रहा है। हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी भी एक बड़ी पार्टियों में से एक है, लेकिन जिस तरीके से लगातार इसमें मनमुटाव और मतभेद देखा जा रहा है उससे साफ तौर पर इसका सीधा असर चुनावों पर पड़ सकता है। अभी कुछ देर पहले रविशंकर प्रसाद से भी इस बारे में बातचीत की गई थी, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो जाहिर तौर पर जब नितिन गडकरी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसी पर ही सवालिया निशान लग चुका है, तो जो और बाकी नेता हैं वो इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं और अपने ही बयानों में, अपनी ही स्टेटमेंट्स में, अपनी ही तौर तरीकों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो राम जेठमलानी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, लाल कृष्ण आडवाणी। ऐसा लगता है हर एक ने जो कहा उसके इर्द गिर्द ही अब वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जी वर्सेस जी, यानी गडकरी वर्सेस गुरुमूर्ति जो हुआ है, इसके नतीजे क्या होने वाले हैं और क्या कुछ इस पर आगे होता है, इस पर फिलहाल अभी सस्पेंस है। इसके लिए थोड़ा इंतजार आपको और हमें, हम सभी को करना होगा। इसी के साथ ऋचा बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एफडीआई पर हो रही सियासत की। एफडीआई पर सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 22 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में वाम दलों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है, जबकि बीजेपी भी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। शीतकालीन सत्र का आगाज आसार हंगामेदार। ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि ठोस आधार है हमारे पास इस बात को प्रमाणित करने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसद में मुख्य विपक्षी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि शीतकालीन सत्र में वह एफडीआई के मसले पर अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ऊपर आपने देखा कि सरकार राइट विचारधारा के निशाने पर होगी इस सत्र में। ऐसे में शुरू से गरीब, गुरबा और मजदूर की राजनीति करने वाली लेफ्ट पार्टियां कैसे पीछे रह सकती है। माकपा नेता वासुदेव आचार्य ने भी संसद में एफडीआई के मसले पर सरकार का विरोध करने का ऐलान कर दिया है और इस मुद्दे पर पूरी वाम मोर्चा होगी। नहीं, आचार्य ने यह भी कहा कि वह सपा और डीएमके से भी समर्थन की बात करेंगे। विरोध का उनका मुद्दा और भी है। आचार्य ने कहा कि पार्टी इसके अलावा कोल ब्लॉक आवंटन में हुई गड़बड़ियों और रावट वाड्रा मामला भी उठाएगी और इन सब मामले पर वाम दल 16 नवंबर को बैठक भी कर रही है। ये तो आपने देखा सरकार पर लेफ्ट और राइट के तरफ से होने वाले हमले को, लेकिन एफडीआई के मसले पर यूपीए से बाहर हुई तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी वाली पार्टी भी अगर सामने से हमला करती है तो आप आश्चर्य ना करेंगे। अब तो आपको हमारे दावे पर यकीन हो गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। 22 नवंबर से सत्र की शुरुआत है और सत्र के शुरू होने से पहले ही एक रणनीति बनाई जा रही है सरकार को घेरने की। कम से कम एफडीआई के मुद्दे पर सरकार के साथ जो रिश्ते हैं वो टीएमसी के, उसके अपने घटक दल के खराब हो चुके थे। समर्थन वापसी हुई थी, वाम दलों ने नाराजगी जताई थी, विपक्षी पार्टी बीजेपी ने नाराजगी जताई थी, एनडीए के तमाम दल इससे नाराज थे। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को घेरने की तैयारी है और तैयारी की शुरुआत वाम दलों ने कर दी है। ऋचा लगातार हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। ऋचा, वाम दल क्या कुछ अब तैयारी कर रहे हैं? क्या रणनीति होगी इस बार के शीतकालीन सत्र के लिए? जी देखिए वंदना, 22 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इस बार शीतकालीन सत्र में जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो एफडीआई, क्योंकि एफडीआई के मुद्दे पर ही यूपीए में थोड़ी अनबन देखी गई, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर समय समय पर और दूसरी पार्टियां जो है उन्होंने भी इसका विरोध किया था। इन तमाम अगर पहलुओं पर नजर डालें तो 22 नवंबर को अब लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अगर एफडीआई यहाँ पर लागू होता है तो इससे व्यापारियों को और लोगों को काफी नुकसान होगा। तो जाहिर तौर पर लेफ्ट पार्टी भी इसके समर्थन में नजर आ रही है। लेफ्ट पार्टी ने भी कहा है कि वो एफडीआई को लागू नहीं होने देंगे। तो जाहिर तौर पर 20 नवंबर से शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र में इस बार एफडीआई का मुद्दा ही सामने आएगा, लेकिन क्या इस पर आगे विचार विमर्श होता है और क्या फैसला लिया जाता है ये शीतकालीन सत्र के दौरान ही पता चलेगा। ऋचा, सत्र के दौरान पता चलेगा कि आखिरकार किस तरीके की रणनीति बनाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वाम दल अकेले इसका अगर विरोध करेंगे तो बहुत आसान उनके लिए भी नहीं होगा। तो क्या इसको लेकर बाकी पार्टियों से कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि उम्मीद तो यही है, तमाम जो विपक्ष है, तमाम जो घटक दल थे यूपीए के भी कुछ एक, वो इस चीज को लेकर विरोध कर रहे थे। क्या वाम दल उनसे कोई कनेक्शन कर रहा है, कोई कॉन्टेक्ट कर रहा है इस बात को लेकर कि किस तरीके से आने वाले शीतकालीन सत्र में मिलकर इस मुद्दे को उठाया जाए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एफडीआई के मुद्दे पर यूपीए से जुड़ी हुई तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हो गई। तो जाहिर तौर पर अगर ममता बनर्जी की बात करें, लेफ्ट पार्टीज की बात करें और साथ ही अगर हम बीजेपी की बात करें तो ये तमाम पार्टियां हैं जो इस बार शीतकालीन सत्र में एफडीआई के मुद्दे को उठाएंगी। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने भी कहा कि वो एफडीआई को लागू नहीं होने देंगे। बिल्कुल, एफडीआई को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन ऋचा देखिए, कोई भी पार्टी जब अविश्वास मत लाती है या वो इस तरीके की चीजें चाहती है तो वोटिंग बहुत मैटर करती है, और वोटिंग में अगर सिर्फ वाम दल अकेले कोशिश करें तो नहीं लगता कि किसी भी तरीके से आंकड़ों के हिसाब से, कोई इक्वेशन के हिसाब से उन्हें कोई कामयाबी मिलेगी। तो क्या जो ये वोटिंग का, ये जो नंबर्स का गेम होगा अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद, इसमें बाकी दल मदद करने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर वाम दलों की इनसे बातचीत हुई हो या आपकी इस तरीके की बातचीत हुई हो तो क्या इस चीज का कोई रिएक्शन मिला है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उस दौरान वोटिंग जो होगी, जो काउंटिंग होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और अगर लेकिन जिस तरीके से समय समय पर कई पार्टियां इसके विरोध में नजर आ रही हैं, तो जाहिर तौर पर हम यही कहेंगे कि एफडीआई शायद आने वाले समय में ना आ पाए, लेकिन फिलहाल अब इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। बिल्कुल ऋचा, बने रहिए हमारे साथ। तो एफडीआई पर सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और आगे और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि वाम दल अब इस तरीके की रणनीति बना रहे हैं कि आगामी जो शीतकालीन सत्र होने वाला है उसमें एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और ऐसा कर कम से कम सरकार को झटका देने की तैयारी जरूर है। उम्मीद की जाती है कि बीजेपी और जो दूसरे एनडीए के अलायंस पार्टीज हैं वो और साथ ही टीएमसी इसमें
सपोर्ट जरूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा शर्मा आपका इस बातचीत के लिए। इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। केएमएम पब्लिक स्कूल की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं केएनएम पब्लिक स्कूल तीड़ा की मुख्याध्यापिका नंदा तिवारी आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं भेजती हूं।